नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे दूध का कंपोजिशन देखा था कि दूध में कौन कौन से अवयव होते हैं और साथ ही साथ हमने दुग्ध दोहन की विधियां देखी थी कि दुग्ध दोहन कैसे कर सकते हैं। उसमें देखा हमने या तो हाथ द्वारा दूध निकाला जा सकता है या मशीन के द्वारा निकाला जा सकता है, मशीन मिल्किंग की जा सकती है। हाथ में हमने दो विधियां देखी थी, स्ट्रिपिंग एंड फुल हैंड मिल्किंग। ठीक है, नकलिंग इज नॉट ए गुड मेथड फॉर मिल्किंग, एंड नकलिंग जो है वो सही विधि नहीं है। ठीक है, अब दुग्ध दोहन जो किया जाता है उस समय क्या क्या हमें प्री रिक्विजिट क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये हम देखेंगे। तो दुग्ध दोहन के समय हमारा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो यही है कि हमें कैसा दुग्ध उत्पादन करना है, स्वच्छ एवं साफ दुग्ध उत्पादन करना है। ऐसा दुग्ध उत्पादन करना है जो कंज्यूमेबल हो, साफ हो, ताकि जो कंज्यूमर है उसको अच्छे से ग्रहण कर सके, उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो, किसी प्रकार की उसमें स्मेल नहीं हो। ऐसा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जो है उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, दुग्ध दोहन का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य है दुग्ध दोहन का, जो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करना है। इसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं उनका अगर हम चर्चा करें तो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें, क्या हमें जो आवश्यकता है, तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, पशु चाहिए जिसका हम दुग्ध दोहन कर सकें। और वो पशु भी कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, यानी उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो, और साथ ही साथ कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, जिस पशु का हम दुग्ध उत्पादन करेंगे, जिससे हम दुग्ध दोहन करेंगे, वो पशु हमेशा स्वस्थ होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो उसके अंदर। क्योंकि कुछ बीमारियां जैसे हम देखेंगे टीबी वगैरह, ये दूध की वजह से, यदि पशु के अंदर है तो दूध की वजह से कहाँ आ सकती है, यदि हमने बिना गर्म किए हुए दूध पिया है, कंज्यूम किया है, तो ये ह्यूमन के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकती है। ऐसे कुछ ब्रूसेलोसिस है, ये बीमारियां भी जो है वो आ सकती है। तो इसलिए हमेशा पशु कैसा होना चाहिए जिसका हम दूध कंज्यूम कर रहे हैं, स्वस्थ होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसको दुग्ध दोहन के समय वो स्वच्छ होना चाहिए। इसीलिए उसको अडर वगैरह है वो साफ होना चाहिए वहाँ से। वहाँ पे ऐसा नहीं हो कि गोबर वगैरह लगे हुए हैं और हम उन्हीं जो गोबर लगे हुए उस अडर से ही हम निकाल रहे हैं उसका दुग्ध उत्पादन। ठीक है, जिस बाल्टी में निकाल रहे हैं उसके अंदर जो गोबर गिर रहा है, ठीक है, या धूल कण गिर रहे हैं उसके अंतर्गत, या चारा वगैरह उसके अंदर गिर रहा है, तो इस प्रकार से जो पशु जो होना चाहिए वो हमेशा क्या है, स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फिर उसके बाद हम जो रिक्वायरमेंट है वो है स्वस्थ एवं स्वच्छ ग्वाला। जो दुग्ध दोहन करने वाला है वो आदमी भी क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, दूध निकालते निकालते खांस रहा है, छींक रहे हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ जा रहे हैं, दूध के अंदर जा रहे हैं, और वो आगे जो कंज्यूम करेगा उसको बीमार कर सकते हैं यदि वो बिना गर्म किए हुए दूध जो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा जो ग्वाला है दूध निकालने वाला वो भी हमेशा क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और साथ ही साथ स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब उसके हाथ जो है धुले हुए हों, नाखून वगैरह कटे हुए हों, ताकि उसके अडर को कोई चोट ना पहुंचे। ठीक है, हाथ वगैरह स्वच्छ होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो ध्यान उसको रखना है कि स्वच्छता का ग्वाले को मुख्यतः ध्यान में रखना है। तीसरा, स्वच्छ बर्तन। जिन बर्तनों के अंतर्गत दुग्ध दोहन की क्रिया की जानी है, जिस बाल्टी के अंदर निकालना है, जिस कैन में आपको स्टोर करना है, ठीक है, वो जो बर्तन है वो हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। अन्यथा क्या होता है, कई बार आप देखते हैं जैसे गर्मियों के सीजन के अंदर जैसे हमने अगर बर्तन को सही साफ नहीं किया, उसके अंदर हम दूध डाल देते हैं, तो वो कुछ ही समय बाद में क्या हो जाता है, फट जाता है। तो जितना भी मतलब दूध है उस वो क्या हो गया, बिल्कुल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए जो बर्तन काम में उपयोग में लिए जाने हैं दुग्ध दोहन के लिए, वो हमेशा क्या होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। इसके अलावा स्वच्छ वातावरण, जहां पे दुग्ध दोहन की क्रिया की जानी है वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। इसीलिए जो बड़े डेयरी फार्म में है उनमें दुग्ध दोहन की क्रिया कहाँ की जाती है,
जो मिल्किंग पार्लर होता है या मिल्किंग बार्न जो होता है वहां पे की जाती है, मिल्किंग बार्न के अंदर। यहाँ पे ही डेयरी फार्म में जो मिल्किंग की क्रिया की जाती है, और इस मिल्किंग बार्न को हमेशा साफ सुथरा रखा जाता है ताकि कोई भी रोग जो है पशु को, जैसे कुछ रोग है जैसे मैस्टाइटिस वगैरह, ये पशु को लगने की संभावना रहती है, तो वो रोग पशु को नहीं लगे। साथ ही साथ पशु भी है वो दूसरे दूध के द्वारा लोगों के अंदर जो है दूसरे रोगों को न फैलाए, इसके लिए जो वातावरण है वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम दूध निकाल रहे हैं, पीछे से कोई झाड़ू निकाल रहा है, झाड़ू का जो उड़ रही जो धूल मिट्टी है वो सीधी कहाँ जा रही है, दूध के अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये हमेशा वातावरण जो है वहाँ का, जहाँ पे दूध निकाला जाता है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आवश्यक बातें हैं जो कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करें थोड़ी सी कि भाई जैसे क्या क्या प्री रिक्विजिट यानी क्या क्या आवश्यक चीज़ें होती हैं जो दूध उत्पादन के समय आवश्यक होती हैं। तो जो दूध निकालने के जो बर्तन हैं, स्वस्थ गोवाला है, ये विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं। इसके अलावा जैसे हम जैसे गाय हैं तो उसको क्या है कि हम उसको पीछे वाले जो पैरों के हॉक जॉइंट के ऊपर हम उसको जो न्याणा जिसको बोलते हैं हम वो लगाते हैं, ठीक है। एंटी काउ किकर जो जिसको कहा जाता है, ये न्याणा हम उसको लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है जब भी मिल्किंग की जाए, मिल्किंग से पूर्व जो है अडर को साफ कर लेना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। मिल्किंग जब की जाएगी तो उससे पहले अडर को हमेशा साफ सुथरा कर लेना चाहिए। उसके लिए उसको धोकर, या जैसे बड़े डेयरी फार्म है उनमें जेट स्टीम के द्वारा उसको साफ कर लिया जाता है और उसको साफ टॉवल की सहायता से पोंछ लिया जाता है। तो जब भी मिल्किंग की जाए ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आपको मिल्किंग के समय जो है उसको रफेज नहीं देना है। यदि मिल्किंग के समय आप उसको रफेज डाल रहे हैं, उसकी धूल मिट्टी उड़ के कहाँ जा रहे हैं, दूध के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, तो मिल्किंग के समय रफेज नहीं डालना है। मिल्किंग से पूर्व ही आप कंसंट्रेट भी मिल्किंग से पूर्व दे सकते हो, या मिल्किंग के समय भी दिया जा सकता है कंसंट्रेट, या मिल्किंग से उसको पूर्व दिया जा सकता है। कंसंट्रेट जो है वो मिल्किंग के समय या उससे पूर्व दिया जा सकता है। ठीक है। जहां पे मिल्किंग की जानी है वो हमेशा शांत एवं स्वच्छ वातावरण में करनी चाहिए। दुग्ध दोहन की जो क्रिया है वो जिस स्थान पे की जानी चाहिए वो हमने पढ़ी चुके हैं कि साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और जो वातावरण होना चाहिए वो भी जो है शांत होना चाहिए, ताकि पशु जो है दुग्ध उत्पादन के समय किसी प्रकार के कोई स्ट्रेस में नहीं रहते, ठीक है। अब हैंड मिल्किंग अगर आपको करनी है तो अड्डा साफ करने के बाद में आप जो है पहले अपने ये जो न्याणा लगा के, यदि गाय है तो न्याणा लगा के और अड्डर को साफ करके और मिल्किंग कर लेनी चाहिए। मिल्किंग जो है उसका जो टाइमिंग है वो 5 से 7 मिनट का है, तो मिल्किंग हमेशा 5 से 7 मिनट में ही पूर्ण कर लेनी चाहिए। ये ध्यान रखना आपको, मिल्किंग जो है वो हमेशा 5 से 7 मिनट के अंतर्गत ही पूर्ण कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, उसका प्रभाव इतने ही समय के लिए रहता है, उसके बाद में उसका प्रभाव जो वो कम होता चला जाएगा। तो 5 से 7 मिनट के लिए प्रभाव रहेगा उसका, इसलिए इसके दौरान ही मिल्किंग जो है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ज़्यादा समय हमें नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये मिल्किंग के समय हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान में हमें रखनी है कि भाई क्या उसकी जो पहले क्या ज़रूरतें होती हैं, जो आपके यूटेंसिल्स हैं उनको हम साथ में रखें, ठीक है। और बांधने के लिए जो रस्सी है वो हम साथ में रखें,
यदि कंसंट्रेट उसी समय अवेलेबल करवाना तो कंसंट्रेट वो साथ में रखें, ठीक है। और अडर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करने के लिए या तो जेट स्ट्रीम या पानी जो है उसकी सहायता से हम कर सकते हैं, और उसको फिर टॉवल से साफ़ कर लेना चाहिए। और उसके बाद में हमें क्या है, उसकी जो मिल्किंग है वो करनी चाहिए। मिल्किंग 5 से 7 मिनट में पूर्ण कर लेनी चाहिए। मिल्किंग का जो तरीका है, जो भी आप अब तरीका अपना रहे हो मिल्किंग का, हैंड मिल्किंग या मशीन मिल्किंग, जो भी तरीका है वो अपना सकते हैं। यदि पशुओं की संख्या ज़्यादा है तब हम मशीन मिल्किंग करते हैं, और यदि पशुओं की संख्या जो है वो कम है तो हम क्या है, हैंड मिल्किंग यानी हाथ द्वारा दूध उत्पादन करते हैं, अन्यथा मशीनों द्वारा दूध जो वो निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये मिल्किंग की कुछ आवश्यक इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मिल्किंग के समय जो ध्यान रखने योग्य बातें वो रखनी चाहिए। हैंड मिल्किंग जो है वो स्ट्रिपिंग या फुल हैंड मिल्किंग की सहायता से की जा सकती है। यदि थन जो है वो छोटे हैं तो हम स्ट्रिपिंग की सहायता से कर सकते हैं, अन्यथा फुल हैंड मिल्किंग जो है वो पशु की जाती है। तो ये दुग्ध दोहन के बारे में हमने देखा, और दुग्ध उत्पादन जो है उसके जो क्या क्या तरीके होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, ठीक है। तो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जो है वो हमेशा उद्देश्य होता है, कोई भी डेयरी फार्म है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उत्पादन, और उत्पादन भी दुग्ध का उत्पादन, डेयरी फार्म में तो दूध का उत्पादन होगा, और वो दूध उत्पादन कैसा होना चाहिए, हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। साफ एवं स्वच्छ दूध उत्पादन होना चाहिए, तभी उसको लोग बाग कंज्यूम कर सकेंगे। और कंज्यूमर अगर उसको सही उसको कंज्यूम कर पाते हैं, उसको लाइक करते हैं, तभी उसको एक अच्छे आपको मोल उसका मिल सकता है, और आपका डेयरी फार्म जो है वो एक प्रॉफिट में जा सकता है, ठीक है। तो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की हमने देख लिया कि क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, किन किन प्री लिक्विसाइड जो होती हैं उनकी सहायता से ये स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किया जा सकता है। तो दूध को क्या क्या चीज़ें प्रदूषित कर सकती हैं, ठीक है, साफ नहीं होगा, ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि कई बार पशु बीमार हो गया, जैसे कुछ रोग हैं जो गादी से संबंधित है, वो रोग कौन से है, जैसे मैस्टाइटिस। यदि मैस्टाइटिस हो गया तो दूध कैसा आएगा, उसमें फ्लैक्स आएंगे, ठीक है, येलोइश दूध आ सकता है, पानी जैसा दूध आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो दूध जो है कंजप्शन के लायक नहीं होगा। तो ये कुछ तो हो गए ये जो गाय की वजह से होने वाले जो कारक हैं, और कुछ जो होते हैं बाह्य कारक होते हैं। बाह्य कारक जैसे मतलब कि आपने जो बर्तन है वो आपके साफ सुथरे नहीं है, ठीक है, ग्वाला है उसके हाथ साफ सुथरे नहीं है, ठीक है, जिन्हीं हाथों से उसने साफ सफाई की है, गोबर उठाया, उन्हीं हाथों से वो बिना धोए हुए दूध दोहन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके हाथ की गंदगी जो है वो दूध के साथ में जा रही है, या पशु का जो अडर है उसने साफ नहीं किया है, ठीक है, उस वजह से उसके ऊपर लगा हुआ गोबर धूल मिट्टी वो दूध के अंदर जा रही है। तो ये दूध को प्रदूषित करने वाले जो विभिन्न प्रकार के कारक हैं, और इनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हमें, ताकि साफ एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हो सके, ठीक है। तो ये हमने देखा कि दुधारू गाय जो है उसकी देखभाल, उसका प्रबंधन जो है वो कैसे हमें करना है, इसके बारे में हमने देखा। फिर जैसे ही पशु दूध उत्पादन करता है उसका दूध काल चलता है, दूध काल के बाद में उसका एक और काल आता है जिसको हम बोलते हैं शुष्क काल। शुष्क काल क्या होता है, वह समय है जब गाय दूध देना बंद कर देती है। गाय या भैंस जो है, जो पशु जो है वो, जब गाय या भैंस जो है वो दूध देना बंद कर देती है, ठीक है भाई। ब्याई गाय ब्याने के बाद में दुग्ध उत्पादन शुरू हो गया, वो दूध देती रहती है और काफ़ी लंबे समय तक वो दूध उत्पादन करती रहेगी, ठीक है, साथ ही साथ वो गाभिन भी ठहर जाएगी। इसके बाद में क्या होता है, वो एक समय ऐसा आता है कि उसका दूध उत्पादन धीरे धीरे घट जाता है, और एक समय ऐसा आएगा जब वो दूध देना बिल्कुल ही बंद कर देती है। लेकिन जो कई जो
गायें हैं जो ज़्यादा दुग्ध उत्पादन वाली है, ऐसी गायें जो होती हैं वो जैसे मान लो 12 महीने से ब्याह रही हैं तो वो पूरे 12 महीने तक दूध देती रहेंगी, क्योंकि उनका दुग्ध उत्पादन बहुत अधिक है और उनके दुग्ध उत्पादन को कम करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, यानी उनको सुखाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, अन्यथा वो पूरे इंटर काविंग पीरियड के दौरान ही दूध उत्पादन करती रहेंगी। तो उनको क्या किया जाता है कि सुखाया जाता है। शुष्क करने के क्या फायदे क्या होते हैं, गाय को शुष्क करने के क्या फायदे हैं, ठीक है। तो ये देखें हम कि भाई जैसे नेक्स्ट बार जब पशु ब्याने वाला है, ब्याने के बाद में उसका अडर वगैरह जो है वो पूर्णतया डेवलप रहे, उसके लिए उससे पहले उसे कुछ थोड़ा सा रेस्ट देने की जरूरत होती है, ताकि उसकी जो अडर है वो पूर्णतया वृद्धि कर सके, ठीक है। तो अगली जो ब्यात है उससे पूर्व है, अगली जो ब्यात है उससे पूर्व है पशु के आयन को विश्राम की आवश्यकता होती है। ताकि उसका जो अडर है, क्योंकि सूखने के बाद में क्या होता है, अडर वापस जब बनता है ब्याने से पहले तो वापस उसकी जो हरे कोशिकाएं वगैरह जो है वो वापस एक प्रकार से पुनर्निर्माण एक प्रकार से उनका होता है, ठीक है। और पूर्णतया उसका विकास जो है वो होता है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार जैसे कि कोई एक बार पशु के एक थन के अंदर दूध आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा और वो थन जो है वो ऊपर से जो उसका आयन है वो भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सेकेंड टाइम वो पशु ब्याता है, अगली ब्यात में जब पशु ब्याता है तब वो वापस चारों थनों से अच्छे से दूध आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सूखने से क्या होगा, सारे के सारे चारों जो क्वार्टर्स हैं वो अपनी संकुचित अवस्था में आके सूख जाएंगे और उसके बाद में जैसे जैसे हार्मोन की वजह से उसका डेवलपमेंट होने लगेगा तो चारों क्वार्टर का डेवलपमेंट एक जैसा हो जाता है, ठीक है। तो अगली ब्यात के पूर्व जो है पशु के आयन को विश्राम की आवश्यकता होती है, ताकि क्या हो कि अगली ब्यात में जो दुग्ध उत्पादन है वो प्रॉपर हो सके, ताकि अगली ब्यात में अडर का डेवलपमेंट है, अडर का विकास अच्छी तरह हो सके तथा अगली ब्यात में जो दुग्ध उत्पादन है वो भी ज्यादा हो सके। अन्यथा कई बार आप देख देंगे भाई पशु जब ब्याते समय तक दूध देता रहेगा तो ब्याने के बाद में भी उसके दुग्ध उत्पादन में अधिक वृद्धि नहीं होती है। यदि आपने उसको रेस्ट नहीं दिया है, यदि आपने उसको सुखाया नहीं है तो उसके अगले ब्यात में दुग्ध उत्पादन उतना प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है। और पूरे ब्यात के अंदर ही उसका दूध उत्पादन या तो जो जिसका उसका पीक लेवल उससे आधा या उस पीक लेवल तक वो कभी भी पहुंच नहीं पाता। इसीलिए आवश्यक है कि पशु को शुष्क करना बहुत ही आवश्यक है। और ये कितने समय के लिए शुष्क किया जाता है, तो हम शुष्क काल की बात करें तो ये गाय के अंदर हम देखें तो ये गाय में तो है 45 से लेके 60 दिन तक, और भैंस के अंदर जो है ये 60 से लेके 90 दिन तक ये शुष्क काल होता है, ठीक है। यानी इतने समय के लिए पशु को शुष्क करना बहुत आवश्यक है। यदि आपको अगली ब्यात में उसका दुग्ध उत्पादन सही रखना है, अच्छा दुग्ध उत्पादन उसे प्राप्त करना है, तो उसको शुष्क करना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। और शुष्क जो करने के क्या तरीके होते हैं, किस प्रकार से उसको शुष्क किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ज्यादा दुग्ध उत्पादन वाली है, जो कम वाली होंगी वो तो क्या होती है, जैसे ही उनका ब्याने का समय नजदीक आता जाएगा उससे 2-3 महीने पहले वो दूध उत्पादन जो वो बहुत कम कर देती हैं और फिर धीरे धीरे सूखते सूखते क्या हो जाती है, वो शुष्क अपने आप ही हो जाती हैं। लेकिन जो अधिक दुग्ध उत्पादन वाली जैसे एचएफ काउज हैं जिनका दुग्ध उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो ये क्या होती हैं कि लास्ट तक यानी उसके प्रसव तक दूध देती रहेगी कई बार, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या है कि कैसे आपको उनका शुष्क काल जो है वो निर्धारित करना है, कैसे उसको सुखाना है एटलीस्ट 45 डेज के लिए, तो उसको शुष्क करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। गाय को जो है सुखाने के या शुष्क करने के तरीके, यानी उसको दूध जो उत्पादन है वो
बिल्कुल नील करना है हमें, उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका होता है इंटरमिटेंट मिल्किंग। इंटरमिटेंट मिल्किंग क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि उसका थोड़ा दूध उत्पादन मान लो कम हो गया, जैसे कि पूरे दिन भर में 8-10 लीटर दूध जो है वो दे रही है, तो हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे उसका दूध उत्पादन थोड़ा और कम आता जाएगा, तो हम उसको एक समय दूध निकालेंगे। जैसे ठीक है, आज अभी निकाला, शाम को नहीं निकालेंगे, फिर कल सुबह निकाला, परसों शाम को नहीं निकालेंगे, ठीक है, कल शाम को नहीं निकालेंगे, फिर जैसे 2-2 टाइम का गैप देने लग जाते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही उसके अंदर अडर के अंदर दूध रहेगा, तो उससे क्या होगा, दूध उत्पादन जो है, जो उपकला कोशिकाएं हैं वो दूध सिक्रीशन करना ही कम कर देते हैं, क्योंकि उनको आगे अधिक मात्रा के अंदर दूध पड़ा मिल रहा है, तो वो सिक्रीशन करना कम कर देती हैं। भाई मिल्किंग इसीलिए तो हम क्या है कि एकदम टाइम टू टाइम करते हैं, ताकि यदि हमने एक समय भी दूध दोहन नहीं किया या 2 समय नहीं किया, तो जो अडर की कोशिकाएं हैं वो दूध श्रावण करना क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, यदि हमने मिल्किंग नहीं की। तो इसलिए इस मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं कि हम जो इंटरमिटेंट मिल्किंग करें। इंटरमिटेंट से तात्पर्य क्या है कि हमें एक समय किया, फिर दूसरे समय नहीं की, फिर उसको एक समय छोड़ के दोबारा कर लिया, फिर वापस छोड़ दिया, इस प्रकार से इंटरमिटेंट मिल्किंग करते हैं, तो दुग्ध श्रावण जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा या ये भी कर सकते हैं इनकम्प्लीट मिल्किंग। इनकम्प्लीट मिल्किंग का तात्पर्य क्या है कि जैसे मानो पशु 4 लीटर दूध दे रहा है लास्ट टाइम में, तो हम क्या करते हैं, उसका पहले थोड़ा ही निकालेंगे, 3 लीटर ही निकालेंगे, उसके बाद में हम 2-2 लीटर ही निकालना शुरू कर देते हैं, यानी उसके जो अडर के अंदर दूध छोड़ दिया जाता है। छोड़ने से क्या होगा कि और सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगा, धीरे धीरे कोशिकाएं जो है वो सिक्रीट करना कम कर देती हैं, तो इनकम्प्लीट मिल्किंग भी हमें कर सकते हैं। या तीसरा क्या है, कंप्लीट सीजेशन। यानी दुग्ध दोहन को पूर्णतया बंद कर दिया, पूर्णतया बंद कर दिया। दुग्ध दोहन को पूर्णतया बंद कर दिया। जैसे मान लो पशु जब 2-1 लीटर ही दे रहा है, तब हम उसको क्या है, पूर्णतया छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये पूर्णतया उसको बंद कर दिया जाता है, और इस प्रकार से हम उनको जो है शुष्क कर सकते हैं। और इनके साथ में ही जो है भाई ये क्रियाएं हम अपना रहे हैं, तब उस समय हम जो उसका कंसंट्रेट है वो हमेशा उसको कंसंट्रेट को कम या उसको बंद कर दिया जाता है। भाई जैसे हमें पता ही है कि भाई हम दुग्ध दोहन के लिए यानी दुग्ध उत्पादन के लिए उसको अलग से हमें राशन देने की जरूरत पड़ती है, जिसका हमने क्या नाम दिया था, प्रोडक्शन राशन। तो ये प्रोडक्शन राशन हमेशा जो आपका मेंटेनेंस राशन होता है उससे अतिरिक्त दिया जाता है, और उस मेंटेनेंस राशन के अतिरिक्त जो प्रोडक्शन राशन हम दे रहे हैं वो हमने क्या देखा था कि प्रति 3 किलोग्राम में, देसी गाय में हमने देखा था 3 किलोग्राम में 1 किलोग्राम बंटा उसको देते हैं। तो यदि बंटा हमने उसका बंद कर दिया, दाना मिश्रण कंसंट्रेट उसका बंद कर दिया, तो उसका दुग्ध उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाएगा, और हम यही चाहेंगे उसका दुग्ध उत्पादन क्या हो जाए, कम हो जाए। दुग्ध दोहन हमने धीरे धीरे या तो इनकम्प्लीट कर लिया, अपूर्ण दुग्ध दोहन कर दिया, या अनियमित दुग्ध दोहन। इन दोनों विधियों के द्वारा हम जो है, या यदि दुग्ध उत्पादन बहुत ही कम है तो हम उसको एक साथ में पूर्णतया ही उसको छोड़ देते हैं, और इन विधियों के द्वारा हम गाय को क्या है, शुष्क कर सकते हैं, गाय या भैंस को शुष्क कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक आवश्यक प्रक्रिया है, ताकि अगले ब्याज के अंदर पशु का दुग्ध उत्पादन अच्छा हो सके, ठीक है, उसका अडर का डेवलपमेंट अच्छा हो सके, उसके शरीर में जो पोषक तत्वों की पूर्ति है वो उसको वापस मिल सके, क्योंकि दुग्ध उत्पादन जब तक होता रहता है तो शरीर के पोषक तत्व कहाँ निकलते रहते हैं, जो खाएगा वो कहाँ से दूध के साथ में निकलते हैं। लेकिन ब्याने के समय उसको एक एनर्जी, उसको शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उन पोषक तत्वों को रिजर्व करने के लिए, भंडारण करने के लिए
तो ये एक फेज होती है, ये एक काल होता है जिसके अंतर्गत वो दुग्ध उत्पादन नहीं कर रहा, तो उसको जो पोषक तत्व मिल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उसके शरीर में स्टोर हो रहे हैं, भंडारित हो रहे हैं, ताकि भविष्य में उसको उन पोषक तत्वों को वो काम में ले सके। इसके लिए ये शुष्क काल बहुत ही एक आवश्यक प्रक्रिया है और पशु को शुष्क करना अति आवश्यक है। अन्यथा क्या होता है, अगले ब्याज के अंतर्गत उसका जो दुग्ध उत्पादन है वो बहुत ही कम रहेगा, ठीक है, और पूरे ब्याज के दौरान ही वो बहुत कम रहता है। साथ ही साथ शरीर के अंदर, पशु के शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी आ जाती है। इस वजह से क्या होता है, पशु जो है बार बार बीमार होगा, जैसे मिल्क फीवर की समस्या हो जाती है। आप देखेंगे जो आप दुग्ध उत्पादन पूरे समय के लिए कर रहे हैं, ऐसे पशु जब जाते हैं तो उनका जो बछड़ा या बछड़ी होती है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, क्योंकि सारे पोषण कहाँ पे जा रहा है, दुग्ध दोहन में, इसलिए उस शिशु की ग्रोथ भी ढंग से नहीं हो पाती है। और ऐसी स्थितियों में आप देखोगे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के केसेज भी बढ़ जाते हैं, और रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है तो मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। और शरीर में पोषक तत्वों की कमी है तो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, मैस्टाइटिस की संभावना जो है वो बहुत बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस पशु को शुष्क करना अत्यंत ही आवश्यक कार्य है, बहुत ही आवश्यक कार्य है पशु को शुष्क करना। यदि हम पशु को शुष्क नहीं करते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां तथा दुग्ध उत्पादन कम होना ये पशु के साथ में हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पशु को शुष्क उसको बढ़ा सकते हैं। अब शुष्क गाय की क्या देखभाल की जाती है ये हम देखें। शुष्क गाय की देखभाल, तो शुष्क गाय यानी उसको सुखा दिया हमने, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या है, एक पोषण हम बात करें तो उसको मेंटेनेंस राशन उसको दे रहे हैं हम। मेंटेनेंस राशन की आवश्यकता होती है उसको। मेंटेनेंस राशन में हमने देखा कि भाई 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क भार प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार के ऊपर उसको देना है। यदि विदेशी गोवंश या भैंस है तो 2.5 से 3 किलोग्राम शुष्क भार प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर देना है। यदि शुष्क गाय होगी वो सामान्य अधिकांश आपको देखोगे आपको प्रेग्नेंट मिलेगी, तो इसको एज इट इज उसी प्रकार से ट्रीट करना है जैसा हम कैसे कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, प्रेग्नेंट काऊ को। और प्रेग्नेंट काऊ को मेंटेनेंस के अतिरिक्त, मेंटेनेंस राशन के अतिरिक्त जेस्टेशन राशन और दिया जाता है, जो मेंटेनेंस राशन के अतिरिक्त होता है, ठीक है। तो ये हम उसको अतिरिक्त रूप से उसको मेंटेनेंस के अतिरिक्त उसको जेस्टेशन राशन जो वो दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, शुष्क गाय की ये देखभाल जो है वो प्रेग्नेंट गाय की तरह ही आपको करनी होती है, उसी की अनुरूप आपको ये करना होता है, ठीक है।